नमस्कार दोस्तों, लॉजिक लॉ के इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग आर्टिकल 20 सब क्लॉज 2 के कॉन्सेप्ट को समझेंगे जो कि डबल जियोपार्डी से डील करता है। इस वीडियो में हम लोग समझेंगे द होल कॉन्सेप्ट ऑफ द डबल जियोपार्डी अलॉन्ग विद इससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट केस लॉज हैं उसको भी हम लोग स्टडी करेंगे और साथ में इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर या तो फिर कभी भी पूछे गए हैं या कोई भी क्वेश्चन जो इससे बन सकते हैं उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो लेट अस स्टार्ट करते हैं। प्रिंसिपल ऑफ द डबल जियोपार्डी जो कि आर्टिकल 20 सब क्लॉज 2 में प्रोवाइडेड है। यहाँ पर जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो वर्ड यूज किए गए हैं कि नो पर्सन शैल बी प्रोसिक्यूटेड एंड पनिश्ड फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वंस। यहाँ पर जो की वर्ड्स हैं उसको हम लोग एक बार देख लेते हैं। प्रोसिक्यूटेड, शैल बी पहला यूज किया गया, शैल बी। सेकेंड इज द प्रोसिक्यूटेड एंड पनिश्ड है कि प्रोसिक्यूशन एंड पनिशमेंट एंड के साथ आ रहा है, यहाँ और नहीं है, दोनों एक साथ में यहाँ रहना है, प्रोसिक्यूशन एंड पनिश्ड को। एंड द अनदर की टर्म इज द सेम ऑफेंसेस। अगर सेम ऑफेंसेस का कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि अगर प्रीवियस कन्विक्शन अगर हो चुका है सेम ऑफेंस में तो री ट्रायल या री पनिशमेंट दोबारा उसको पनिशमेंट नहीं दिया जा सकता है। ये है होल कॉन्सेप्ट ऑफ द डबल जियोपार्डी। किसी भी व्यक्ति का अगर सेम ऑफेंस के लिए ऑलरेडी उसको कन्विक्शन किया जा चुका है तो उसको रीट्रायल करके फिर से कन्विक्ट नहीं किया जा सकता। इट इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द डबल जियोपार्डी। इसको समझने के लिए हमें दो फर्दर कॉन्सेप्ट्स को समझना होगा। ये है कॉन्सेप्ट्स ऑफ द ऑट्रेफॉइस कन्विक्ट एंड ऑट्रेफॉइस एक्विट। ये दो एस्पेक्ट हैं डबल जियोपार्डी के। डबल जियोपार्डी दो तरीके से प्रोटेक्शन देता है। एक तो हो गया प्रोसीजरल प्रोटेक्शन एंड सेकेंड इज द प्रोटेक्शन अगेंस्ट द कन्विक्शन। तो इसमें दो एस्पेक्ट है। पहला एस्पेक्ट है ऑट्रेफॉइस कन्विक्ट कि अगर कोई भी ऑफेंस अगर हुआ है और उस ऑफेंस के ट्रायल में अगर उसका कन्विक्शन हो चुका हो तो उसमें जो प्ली लिया जाएगा दैट द प्ली विल बी ऑट्रेफॉइस कन्विक्ट। और अगर प्रीवियस ट्रायल में अगर एक्विटल हो चुका हो, कन्विक्शन नहीं हुआ हो, एक्विटल हो गया हो, तो वो प्ली जो होगी वो होगी ऑट्रेफॉइस एक्विट। अब यहाँ पर क्या है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड यूएस कॉन्स्टिट्यूशन इस कॉन्सेप्ट पे बेसिकली डिफर करते हैं। यूएस कॉन्स्टिट्यूशन जो है प्रोसीजरल प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करता है और ऑट्रेफॉइस एक्विट के लिए भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। ऑट्रेफॉइस कन्विक्शन तो है ही और ऑट्रेफॉइस एक्विट के लिए भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। कहने का मतलब ये हुआ कि यूएस कॉन्स्टिट्यूशन एंड यूके कॉन्स्टिट्यूशन नॉट ओनली प्रोवाइड्स द प्रोटेक्शन अगेंस्ट द सेकेंड कन्विक्शन बट ऑल्सो अगेंस्ट द सेकेंड ट्रायल ऑफ द अक्यूज रिगार्डिंग द सेम ऑफेंस। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर कोई ऑफेंस ऑलरेडी हुआ है और उस पर ट्रायल हुआ तो या तो उसका कन्विक्शन हो या तो एक्विटल हो, कुछ भी हो, अगर एक बार ट्रायल हो गया तो उसका दोबारा ट्रायल नहीं किया जाएगा। यह है पोजीशन यूएस एंड यूके का। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पोजीशन देखते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पोजीशन जो है सो ओनली प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है ऑट्रेफॉइस कन्विक्ट के केस में। तो अगर किसी भी व्यक्ति का ऑफेंस के लिए, सेम ऑफेंस के लिए अगर ऑलरेडी ट्रायल हो चुका हो और उस ट्रायल में अगर कन्विक्शन हो गया हो तभी जो है सो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। और अगर उसका कन्विक्शन नहीं हुआ है, एक्विटल अगर हो गया है, तो उस केस में रीट्रायल करके दोबारा कन्विक्शन किया जा सकता है। इसके रिगार्डिंग अगर एक्विटल हो गया हो तो उसको रीट्रायल करने से प्रोटेक्शन नहीं है, फंडामेंटल राइट का प्रोटेक्शन नहीं है। ठीक है, तो ओनली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है अगेंस्ट द सेकेंड कन्विक्शन ओनली इफ द प्रीवियस कन्विक्शन इज देयर। प्रीवियसली प्रोसिक्यूटेड एंड कन्विक्शन हो गया है तो उसको सेकेंड कन्विक्शन नहीं किया जा सकता है। नाउ लेट अस सी द एसेंशियल्स फॉर इन्वोकिंग दिस आर्टिकल। अगर आर्टिकल 20 सब क्लॉज 2 को अगर हमें इन्वोक करना है तो उसके लिए क्या क्या एसेंशियल्स होने चाहिए हमारे पास। तो पहला है इन एन ऑफेंस होना चाहिए एंड क्रिमिनल ऑफेंस होना चाहिए और दैट मस्ट बी पनिशेबल बाय द लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। तो उस समय जो एग्जिस्टिंग लॉ है उसके अंदर वो ऑफेंस जो होना चाहिए पनिशेबल होना चाहिए। इट इज द फर्स्ट एसेंशियल। सेकेंड इज द प्रोसीडिंग इन कोर्ट और द जुडिशियल ट्रिब्यूनल। जो ट्रायल किया जाएगा वो कोर्ट में होना चाहिए या जुडिशियल ट्रिब्यूनल में होना चाहिए। कहने का मतलब जो भी ट्रायल होगा वो जुडिशियल इन द नेचर होना चाहिए। सेकेंड एसेंशियल इज देयर द एक्यूज्ड मस्ट बी प्रोसिक्यूटेड एंड कन्विक्टेड। उसका प्रोसिक्यूशन होना चाहिए
मतलब ट्रायल होना चाहिए और उसमें उसका कन्विक्शन भी होना चाहिए। एक्विटल का बात यहाँ नहीं किया गया, ओनली कन्विक्शन का बात किया गया है। प्रीवियस कन्विक्शन उसका होना चाहिए उसमें, और ऑफेंस मस्ट बी द सेम। सेम ऑफेंस के लिए आवाज थोड़ा गड़बड़ चल रहा है तो सेम ऑफेंस के लिए उसका कन्विक्शन होना चाहिए। अगर ऑफेंस सेम है और प्रोसिक्यूशन एंड कन्विक्शन हुआ है और जो कन्विक्शन है वो जुडिशियल इन द नेचर है और वो क्रिमिनल ऑफेंस के लिए है, अंडर द लॉ फॉर विच इज टाइम बीइंग एनफोर्स है। तो अगर ये चारों इसेंशियल्स अगर मैच करते हैं तभी उस केस में आर्टिकल 20 सब क्लॉज 2 को इन्वोक किया जा सकता है, अदरवाइज नहीं किया जा सकता है। नाउ लेट अस कम टू द फ्यू केसेस। मकबूल हुसैन वर्सेस स्टेट ऑफ द बॉम्बे का एक केस है। इसमें क्या था कि जो भी एपिलेंट है वो कुछ गोल्ड लेकर के आ रहा था जिसको कस्टम अथॉरिटीज ने कन्फिस्केट कर लिया और बाद में उसको फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट के अंतर्गत चार्ज कर दिया गया। अब नाउ जब ये केस हुआ इनके ऊपर तो इन्होंने डिफेंस लिया कि हमारा जो गोल्ड जो है सो ऑलरेडी आपने कन्फिस्केट कर लिया है, तो डेट इज अ काइंड ऑफ द पनिशमेंट, और अगर आप हमें ट्रायल कर रहे हैं तो इट विल बी डबल ज्योपर्डी। तो इसमें कोर्ट ने इनको क्लियर किया कि जो कस्टम अथॉरिटी ने जो आपका जो भी सामान जो कन्फिस्केट किया है दैट इज नॉट अ कोर्ट। कस्टम अथॉरिटी कोर्ट नहीं है और उसके द्वारा जो भी एक्शन लिया गया दैट इज नॉट ए जुडिशियल नेचर, वो जुडिशियल कैरेक्टर का एक्शन नहीं था, इसलिए आपको प्रोटेक्शन हासिल नहीं है 20 सब क्लॉज 2 का अगर फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट के अंतर्गत आपका ट्रायल किया जा रहा है तो। ठीक है, नेक्स्ट एक और केस है वेंकटरमन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस है। इस केस में भी सेम पोजीशन लिया गया है। तो एपिलेंट वाज डिसमिस्ड फ्रॉम द सर्विस, जो एपिलेंट है इसमें उसको सर्विस से निकाल दिया गया बेस्ड ऑन द इंक्वायरी। एक इंक्वायरी कंडक्ट किया गया, इंक्वायरी पब्लिक सर्विस इंक्वायरी एक्ट के अंतर्गत इंक्वायरी किया गया, उसका जो रिजल्ट आया उसके आधार पर उसको सर्विस से डिसमिस कर दिया गया और बाद में उनके ऊपर प्रोसिक्यूशन चलाया गया अंडर आईपीसी एंड प्रिवेंशन ऑफ द करप्शन एक्ट के अंतर्गत, प्रिवेंशन ऑफ द करप्शन एक्ट के अंतर्गत। अब क्या है कि जब इसमें अब कोर्ट ने क्या हेल्ड किया कि जो इंक्वायरी जो कोर्ट ने हेल्ड किया कि जो इंक्वायरी जो किया गया बाय द कमिश्नर वो नेचर ऑफ द फैक्ट फाइंडिंग था, तो दैट वाज द ओनली द फैक्ट फाइंडिंग, और उसका पर्पस जो था टू एडवाइज द गवर्नमेंट फॉर द डिसिप्लिनरी एक्शन अगेंस्ट द एक्यूज्ड। तो एक्यूज्ड के अगेंस्ट डिसिप्लिनरी एक्शन लेने के लिए जो फैक्ट फाइंडिंग किया गया दैट वाज द इंक्वायरी, और दिस इंक्वायरी वाज नॉट इन जुडिशियल नेचर, ये जुडिशियल नेचर का नहीं था, इट वाज नॉट ए प्रोसिक्यूशन। तो इंक्वायरी जो किया गया दैट वाज नॉट ए प्रोसिक्यूशन और उसमें जो पनिशमेंट दिया गया वो नॉट इन द जुडिशियल नेचर का था, इसलिए इस पर आर्टिकल 20 सब क्लॉज 2 को इन्वोक नहीं किया जा सकता, इनको प्रोटेक्शन नहीं दिया गया। ये दो इंपॉर्टेंट केसेस थे। अब साथ में एक सेक्शन 301 ऑफ द सीआरपीसी देखते हैं कि जो यूएस कॉन्स्टिट्यूशन में जो फंडामेंटल राइट है ऑटरवाइज एक्विट का, तो हमारे पास वो फंडामेंटल राइट तो नहीं है लेकिन यहाँ लीगल राइट ये हमारे पास अवेलेबल है, ये हमारे पास लीगल राइट है। तो ऑटरवाइज एक्विट का जो है हमारे पास लीगल राइट प्रोवाइड करता है सेक्शन 301 ऑफ द सीआरपीसी। तो इसके अंतर्गत क्या चीज है कि अगर कि किसी का अगर सेकेंड ट्रायल किया जा रहा है और प्रीवियसली वो एक्विटेड है तो सेकेंड ट्रायल को ये प्रोहिबिट करता है, लेकिन आप यहाँ याद रखिए कि इट इज नॉट ए फंडामेंटल राइट, इट इज ए लीगल राइट। तो इस केस में क्या चीज है कि अगर स्पेशल सर्कमस्टांस कुछ एग्जिस्ट करता है या कुछ स्पेशल डिस्कवरी ऑफ द फैक्ट या एविडेंस आता है जो कि मटेरियल इन द नेचर है, सब्सटेंटियल इन द नेचर है और वो प्रीवियसली कोर्ट के सामने नहीं लाया गया था, तो इस ग्राउंड पर प्रीवियस एक्विटल के बावजूद दोबारा ट्रायल किया जा सकता है फॉर द पर्पस ऑफ द एडमिशन ऑफ द न्यू एविडेंसेस। और अगर कोर्ट को लगता है कि ये एविडेंसेस जो नया एविडेंस लिया गया है वो सब्सटेंटियल इन द नेचर है और उसमें अगर कन्विक्शन होता है तो उसको रिकन्विक्ट किया जा सकता है इररिस्पेक्टिव ऑफ द प्रीवियस एक्विटल। तो ये जो है प्रीवियस एक्विटल का जो है केस 301 में जो सीआरपीसी का प्रोविजन है वो हमारे पास केवल लीगल राइट है, दैट इज नॉट द फंडामेंटल राइट। अगर फंडामेंटल राइट रहता तो दोबारा ट्रायल नहीं किया जा सकता था, लेकिन दोबारा फंडामेंटल राइट ओनली इन केस ऑफ द कन्विक्शन है। अगर कन्विक्ट हो गया होता प्रीवियस केस में तो नया फ्रेश एविडेंसेस आने के बावजूद उसके सजा को बढ़ाया नहीं जा सकता था। ठीक है, नाउ लेट अस फ्यू क्वेश्चंस व्हिच मे बी आस्क्ड इन दिस चैप्टर, दिस टॉपिक।
फर्स्ट क्वेश्चन इज द एक्सप्लेन द डॉक्ट्रिन ऑफ द जियोपार्डी, डबल जियोपार्डी। ये एक मतलब ओवरऑल क्वेश्चंस है। इस क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व कर लेते हैं तो आपको कहीं भी इस टॉपिक पर दिक्कत नहीं होने वाली। तो बेसिकली इसमें पहले आपको तो जैसा नॉर्मल स्ट्रक्चर होता है कोई भी मेंस के आंसर का या तो फिर यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन में आंसर लिखने का, तो डबल जियोपार्डी का तो पहले आप इंट्रोडक्शन दीजिएगा कि व्हाट इज डबल जियोपार्डी, कहाँ प्रोविजन दिया गया है इसका। उसके बाद फिर हम लोग आएंगे इसका दोनों जो एस्पेक्ट्स है, ऑटरफॉइस एक्विट, ऑटरफॉइस कन्विक्ट, उसको एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद फिर यूएस कॉन्स्टिट्यूशन एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रोविजंस है उसको भी हम लोग इसमें एक्सप्लेन करेंगे। उसको एक्सप्लेन करने के बाद फिर हम इसमें इसेंशियल्स पर आएंगे। इनका जो इसेंशियल्स है, 4 इसेंशियल्स हैं, उनको एक्सप्लेन करेंगे। देयर आफ्टर जो फ्यू केसेस है उसमें से एक केसेस उठाकर डाला जा सकता है इसमें, और उसमें क्या पोजीशन रहा सुप्रीम कोर्ट का वो बताएंगे। देयर आफ्टर लीगल राइट, लीगल राइट को भी हम इसमें एक्सप्लेन करेंगे कि व्हाट विल बी द लीगल राइट। ऑटरफॉइस एक्विट के केस में हमारे पास सेक्शन 301 में ऑफ द सीआरपीसी में हमारे पास लीगल राइट भी अवेलेबल है, तो उसको भी हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। तो इस तरीका से ये क्वेश्चन हमारा हम क्लोज कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट 3 क्वेश्चंस जो है सो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस है, जिसका आंसर ऑप्शंस मैंने लिखे नहीं है यहाँ पे। तो ऑटरफॉइस एक्विट प्रिंसिपल रिलेटेड टू विच, इससे रिलेटेड है, तो डबल जियोपार्डी से रिलेटेड है। डबल जियोपार्डी मींस, डबल जियोपार्डी का क्या मीनिंग है, अभी तो हम लोग यही पढ़ रहे थे। तो विच आर्टिकल प्रोवाइड्स द प्रोटेक्शन अगेंस्ट द डबल जियोपार्डी, कौन सा आर्टिकल है, 20 सब क्लोज 2 है। तो इस तरीके से हमारा ये पूरा टॉपिक खत्म होता है। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, और इस वीडियो को हमारे अभी तक साथ में रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।